गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रजनी फ्रॉम लर्निंग पाठशाला। बनना है चैंपियन, करना है भविष्य में उजाला। ज्वाइन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लर्निंग पाठशाला। हम कर रहे थे लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में हमने कर लिया था इसका ऑब्जेक्ट सिग्निफिकेंस, और हमने एक मीन्स का क्वेश्चन देखा था कि ला बार्स द रेमेडी बट डज नॉट, ला बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट कि ये क्या है। एक तो लिमिटेशन एक्ट है रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि लिमिटेशन एक्ट, मान लीजिए एक व्यक्ति ने 2 साल पहले एक ऑफेंस किया, तब वो ऑफेंस नहीं था, बाद में अमेंडमेंट होके वो ऑफेंस बन गया, तो पर्सन मेयरली बिकॉज कि वो ऑफेंस बाद में बन गया तो वो पनिशेबल नहीं होगा, उसको पर्सन रिलीज कर दिया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक से देखा जाएगा कि जब वो ऑफेंस किया गया तब वो ऑफेंस था क्या। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इन इफेक्ट बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। इंटरेस्ट रिपब्लिका अर्सित फिनिस लिटियम, इसी पर तो बेस है कि देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। ठीक है ना, तो इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। मतलब आप 15 साल के बाद आ रहे हो कि हाँ भी मुझे उसके ऊपर केस फाइल करना है, तो कोर्ट विल नॉट हेल्प यू, इट विल नॉट असिस्ट यू। ठीक है ना, तो इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी। इट इज़ अ प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ, नॉट सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है ना, इट इज़ अ प्रोसीजरल और एडजेक्टिव लॉ। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ अ लैक्स फोरी। लैक्स फोरी मतलब लॉ ऑफ फोरम, जहाँ पर केस फाइल किया गया। अगर अमेरिका में केस फाइल किया गया है तो अमेरिका का लिमिटेशन एक्ट लगेगा, ना कि इंडिया का। तो लैक्स फोरी जिस प्लेस पर केस फाइल किया गया वहाँ का एक्ट लागू होगा। एग्जॉस्टिव कोड मतलब कि जो इसमें बता दिया गया वही शामिल किया जाएगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। अब एक ये किस में कहा गया, राजमाता विजय राजे सिंधिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये प्री और मीन्स दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या लिमिटेशन एक्ट रिट पिटीशन पे अप्लाई होता है? नो। यानी आप रिट अगर आपने फाइल करनी है आप कभी भी फाइल कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड। और ये किस केस में कहा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट केस, राजमाता विजय राजे सिंधिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मीन्स के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजमाता विजय राजे सिंधिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, चलिए अब हम इसका आगे करते हैं। और एक और है लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ओनली टू सिविल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि क्रिमिनल पे तो आपका सीआरपीसी लग जाएगा और स्पेशल लॉ पे स्पेशल लगेंगे जो भी दिए हुए एक्ट। ठीक है, इसलिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ओनली टू सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सिविल सूट्स। देखिए अब पार्ट 1 जो हमारा है वो प्रिलिमिनरी है, तो पूछा जा सकता है पार्ट 1 क्या है, प्रिलिमिनरी। एक और पॉइंट रह गया कि इसमें जो लिखा हुआ ना एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। कंसोलिडेट और अमेंड ध्यान रख लीजिएगा ये, और आप एनफोर्समेंट और केम इनटू द फोर्स को डेट को तो याद रखेंगे ही। ठीक है ना, क्या है 5 अक्टूबर 1963 और केम इनटू द फोर्स है 1 जनवरी 1964। ठीक है, 5 अक्टूबर 1963 और एनफोर्समेंट डेट होगी 5 अक्टूबर 1963 और केम इनटू द फोर्स 1 जनवरी 1964। अब शोर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिया गया आपके सेक्शन 1 में। सेक्शन 1 क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट 1963। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। शोर्ट टाइटल क्या है? लिमिटेशन एक्ट 1963। और एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है ये? होल ऑफ इंडिया में। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर को भी शामिल किया गया। पहले जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था, लेकिन अब लिमिटेशन एक्ट जम्मू और कश्मीर पर भी अप्लाई होता है फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब कमेंसमेंट कब से है मैंने बता दिया, 1 जनवरी 1964 से। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट में भी आज की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यू मस्ट नो कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 2 है डेफिनेशन। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एप्लीकेंट इंक्लूड्स। इसमें ये नहीं बताया गया कि एप्लीकेंट कौन होता है, इसमें कहा गया एप्लीकेंट में क्या शामिल है। इट मीन्स इंक्लूड्स मीन्स इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। इट में बी आस्क्ड कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है या नहीं है। ठीक है, मीन्स और इंक्लूड्स ध्यान रखना इन बातों को। तो एप्लीकेंट इंक्लूड्स है। देखिए एप्लीकेशन जो देगा वो एप्लीकेंट होगा, जो पेटिशन देगा वो पेटिशनर होगा। और सूट्स, सिविल सूट्स में क्या डाला जाता है?
सिविल सूट जो होता है उसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट होते हैं, ठीक है। और पेटिशनर किस में होता है? पेटिशनर होता है जो कि जिसमें जैसे रिट पेटिशंस हैं या फिर फैमिली सूट्स हैं, इसमें क्या होते हैं? पेटिशनर्स होते हैं, ठीक है। और एप्लीकेंट किस में होते हैं? जैसे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से बीच में भी डाली जा सकती है सूट चल रहा है उसके बीच में भी कोई एप्लीकेशन डाल सकता है, जो भी एप्लीकेशन डालेगा वो एप्लीकेंट है, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जीक्यूशन एक ही फेवर में डिक्री आ गई, तो अब उसे एग्जीक्यूट कराना है तो वो एप्लीकेशन डाल देगा तो वो एप्लीकेंट हो जाएगा। या फिर डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट के एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए उसने एप्लीकेशन डालनी है ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत, तो वो भी एप्लीकेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एप्लीकेंट, पेटिशनर और सूट्स में, एप्लीकेशन, पेटिशन और सूट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब करते हैं एप्लीकेंट इंक्लूड्स। एप्लीकेंट में एक पेटिशनर शामिल होता है, ठीक है। एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट derives his right to apply, एनी पर्सन फ्रॉम whom और थ्रू whom एन एप्लीकेंट derives his right to apply मतलब क्या है? जैसे सन है, फादर से उसको राइट डिराइव हो गया, फादर ने, पिता ने सन को प्रॉपर्टी दे दी, तो उसको प्रॉपर्टी किससे मिली? अपने फादर से मिली ना, तो उससे राइट कहाँ से मिला? फादर से मिला उस प्रॉपर्टी में। तो वही क्या हो जाएगा? एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom एनी एप्लीकेंट derives his right to apply, एनी पर्सन whose state is represented by the applicant as executor, administrator or other representative। सॉरी, अभी सेकंड पॉइंट पे एक बात रह गई थी, जैसे कि सन को, फादर को सन से राइट डिराइव हुआ, ठीक है। या फिर असाइनर भी हो सकता है इसमें इंक्लूड, कैसे कि ए ने बी को माल उधार बेचा या कोई प्रॉपर्टी दी, बी ने आगे सी को दे दी, ठीक है ना। तो अब सी को दे दी, तो सी ने किससे राइट डिराइव किया? ए और बी दोनों से किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों से राइट डिराइव किया, तो दोनों से ही वो पर्सन कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, अदर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि कोई भी बंदा जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी स्टेट को, उसकी मृत्यु के बाद जैसे उस किसी एग्जीक्यूटर ने उसकी प्रॉपर्टी को हैंडल किया, एज एग्जीक्यूटर को अपॉइंट ड्यूटी लगा दी गई, या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया, या अदर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया गया, तो वो कौन होगा? एप्लीकेंट। वो भी अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है, सीधी सी इतनी बात है ए में। बी क्या कहता है? एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पेटिशन, वही बात है जैसे एप्लीकेशन में पेटिशन भी शामिल होती है, ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन एक्ट के तहत एप्लीकेशन में पेटिशन भी शामिल होती है। अब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सी में क्या कहता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स अ हुंडी एंड अ चेक। चेक तो आपको पता ही है, हुंडी क्या होती है? एक लेन देन होता है ना, जैसे कि कैश में ना करके चेक में कर देना पेमेंट। अब मान लीजिए राम ने शाम को ऑर्डर दिया कि तुम मोहन को पे कर देना, तो एक एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ही हुंडी बोलते हैं, कि एक लिखित आदेश कि आप मेरे पेमेंट अगर आपने मुझे करनी है तो वो शाम को दे देना, किसी और को दे देना पर्सन को। तो लिखित आदेश दिया जाता है कि मेरी पेमेंट, आप, मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप मेरी पेमेंट किसी और को दे दीजिए। ये लिखित आदेश लिख कर दे दिया, वो क्या होगी? हुंडी होगी। ये पहले यूज़ किया करते थे, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। आजकल ये चेक वगैरह के ही काम करते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स अ हुंडी एंड अ चेक, ठीक है। ये हुंडी जो होती है दार्शनिक भी हो सकती है, मतलब देखते ही, या एक मुद्दती भी हो सकती है, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद भी, ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है। चलिए अब डी करते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट शामिल है, इंक्लूड्स है, ध्यान दीजिएगा वर्ड, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यानी कि बी बॉन्ड मीन्स मत कर देना। बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय अ पर्सन ऑब्लिजेस हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर, अपना दायित्व बनाता है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। अगर मैं लेमेन की भाषा में बोलूँ, एक इंस्ट्रूमेंट में लिख कर देता है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ऑन दी कंडीशन दैट ऑब्लिगेशन शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड, इस कंडीशन पर लिख कर देता है कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म,
अगर स्पेसिफाइड एक्ट परफॉर्म किया जाता है या नहीं किया जाता है, एज द केस में भी जो भी सिचुएशन हो। अब आप इसमें देखिए एक स्पेशल वो है एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, देखिए अब शाम जो है, राम ने शाम के फेवर में 10,000 रुपये का बॉन्ड बनाया। किसने बनाया? राम ने। किसके फेवर में? शाम के फेवर में 10,000 रुपये का बॉन्ड बनाया। इस कंडीशन पर बनाया कि अगर शाम 1 जनवरी तक गुड्स डिलीवर कर दे तो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर उसने गुड्स डिलीवर कर दिए, मतलब उसने ये कह दिया कि अगर तुमने गुड्स डिलीवर कर दिए ना तो तुम्हें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ऐसे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर तुमने गुड्स डिलीवर कर दिया तो जो गुड्स की पेमेंट है वो तो दे देंगे, लेकिन एक बॉन्ड फेवर में बना दिया कि अगर तुमने पेमेंट नहीं की तो तुम्हें ऐसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर पेमेंट अगर गुड्स डिलीवर कर दिए तो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा, मतलब कोई कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो राम ने गुड्स डिलीवर नहीं किए तो अब क्या होगा? बॉन्ड एनफोर्सिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन दी कंडीशन डैट इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड, मतलब अगर गुड्स डिलीवर कर दिए देन बॉन्ड शैल बी वॉइड, यानी अगर तुमने मेरे को बॉन्ड शैल बी वॉइड, मतलब अगर गुड्स डिलीवर कर दिए तो फिर आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी। बॉन्ड शैल बी वॉइड इफ स्पेसिफाइड एक्ट इज परफॉर्म्ड, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर आपने गुड्स डिलीवर नहीं किए तो आपका बॉन्ड एनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी कि पेमेंट हो जाएगी जो बॉन्ड में लिखी हुई है। अब अगला है इस और स्पेसिफाइड एक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड एज अ केस में बी। इसका एग्जांपल देख लीजिए। अब मोहन ने कहा 10 दिन में मेरा घर रिपेयर नहीं किया तो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा, यानी कि अगर आपने मेरा घर रिपेयर नहीं किया तो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, तो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। बॉन्ड में लिखा हुआ है कि अगर आपने रिपेयर किया तो ही पेमेंट होगी, वरना पेमेंट नहीं होगी, ठीक है ना। मोहन ने रिपेयर नहीं किया तो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा, अब पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, नो पेमेंट, ठीक है। मोहन ने रिपेयर कर दिया तो बॉन्ड, अब पेमेंट कर दिया तो बॉन्ड भी एनफोर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। obliges himself to pay money to another on the condition that if specified act is performed, on the condition that obligation shall be void if specified act is performed or is not performed as the case may be। समझ आया आप लोगों को? अगर आप लोगों को कोई भी इस टॉपिक में रिलेटेड प्रॉब्लम है तो या तो आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए या फिर आप कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए भी कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि इसके नोट्स मेरे को मेंस के चाहिए हैं मैम, प्लीज़ मुझे नोट्स दे दीजिए, ठीक है। तो अगला है ई, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट इंक्लूड्स any person from or through whom a defendant derives his liability to be sued। any person from or through whom or defendant derives his liability to be sued। अब डिफेंडेंट के थ्रू जो लाइबिलिटी, मतलब जैसे सन की भी लाइबिलिटी भी बन सकती है, सन को राइट मिल सकता है तो सन को लाइबिलिटी भी तो मिल सकती है ना पे करने को, ठीक है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंडेंट एज, अब डिफेंडेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एज ए एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या अदर रिप्रेजेंटेटिव। जरूरी थोड़ा ना एप्लीकेंट ही करे, डिफेंडेंट भी तो कर सकता है ना रिप्रेजेंट, ठीक है। तो डिफेंडेंट इंक्लूड्स एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू एन एप्लीकेंट सॉरी डिफेंडेंट डिराइव्स हिज राइट टू बी स्यूड और एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। गाइस मैंने जैसे पहले भी कहा था कि थोड़े ही दिन का इशू है, मैंने आपको कहा था लास्ट तक बन रही है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या एक न्यूज़ दूंगी मैं आपको कि रेगुलर तो मैं करूंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए करूंगी। अगर कभी नहीं भी कर पाई तो देख लेना, अभी 10 एक दिन की और इशू है, 10-15 दिन का इशू है, उसके बाद फिर रेगुलर ही रहेंगी आपकी क्लासेस। और हम अब न्यूज़पेपर सेशन भी क्लास स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ हम करेंगे राजस्थान जेएलओ और जुडिशरी दोनों की इंग्लिश की तैयारी भी साथ साथ करेंगे। तो आप में से जितने भी मुझे कमेंट में कहेंगे कि हाँ मैम हमें राजस्थान जेएलओ की इंग्लिश की तैयारी करा दीजिए और जुडिशरी की भी करा दीजिए, तो जितने स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मैं फिर वो भी स्टार्ट करा दूँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने स्टूडेंट्स राजस्थान इंग्लिश जेएलओ की कोचिंग चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस बनाकर भेजती रहूँगी।
Thank you very much. Like, share, and subscribe.